सो बच्चों, मैं ले आया हूं आप लोगों के लिए पोल साइंस का पेपर। जी हाँ, ये जो पेपर आप देख रहे हो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कल आप एग्जाम देने जाओगे, उसमें आपको पक्का फॉर श्योर गारंटी है कि पक्का आएगा। ठीक है, तो प्लीज बस आपको करना क्या है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको दिमाग में फोकस करो और ट्राई करो कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नहीं भी होंगे ना, मैं इसके साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, एंड तक बने रहना है, पूरा देखेंगे वीडियो। ठीक है, चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना ध्यान से। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार, यानी कि जैसे जैसे घटे हैं ना, इन घटे हुए क्रम के अनुसार आपको इनको अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, भारतीय संविधान कब अपनाया गया। देखो, अपनाया गया और लागू किया गया में अंतर है, याद रखना। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया है, तो अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया है, 26 जनवरी 1950 को, याद रखेगा। दूसरा, संविधान सभा की पहली बैठक। देखो, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे एमसीक्यू में भी, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है। तो संविधान सभा की पहली बैठक उसी दिन हुई है जिस दिन संविधान सभा का उद्घाटन हुआ। तो किस दिन उद्घाटन हुआ है, वो 9 दिसंबर 1946 को। तो बहुत बढ़िया। तो पहली बैठक कब हुई है, 9 दिसंबर 1946। और जैसा कि मैंने कहा है, मैं आपको एक्शन बताता रहूंगा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई है, और जिस दिन इसकी पहली बैठक हुई है उस दिन के इसके अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 11 तारीख, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को कौन बन गए इसके अध्यक्ष, तो वो बन गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति जिसने लिखा है उसके अध्यक्ष कौन है, BR अम्बेडकर। इन तीनों नाम को बहुत अच्छे से नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। नाउ देन बात करें भारत को आजादी मिली कब, बहुत बढ़िया, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये अब अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, तो सबसे पहले हुआ है हमारे पास संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, उसके बाद देश आजाद हुआ है। तो दूसरा चौथा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया ना। अगला बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है क्या, थोड़ा तेज करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है नहीं, कितना टाइम आप लगाओ। तो ऑलरेडी मेरे पास 2x की स्पीड है मेरे पास, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अगर बात करें अगला, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने कहा है कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषता, यानी कि मूल ढांचा, इसको कभी भी संविधान, देखो ये क्वेश्चन कहता है कि संविधान के अंदर ना कुछ बुनियादी विशेषताएं होते हैं, या हम कह सकते हैं कि संविधान के मूल ढांचे, संसद कभी भी संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करेगा। संसद कभी भी संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करेगा। और इस बात का फैसला किस केस के बाद आया था, तो केशवानंद भारती मामले के बाद। किसके बाद, केशवानंद भारती मामले के बाद। ठीक है, नाउ अगला अगर होता है हमारे पास क्या, भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए अभी यहाँ जो दिल्ली में हुआ है मुख्यमंत्री का चुनाव, विधायक जी अनिल झा जीते यहाँ से। वो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, याद रखना। तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 25 वर्ष। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये वाला। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है आपसे, कई बार पूछेगा, अलग तरीके से पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे कि किसी ऐसे 3 संशोधन के बारे में बताइए, किसी ऐसे 3 अमेंडमेंट या चेंज के बारे में बताइए संविधान के अंदर हुआ, जिसके चेंज होने के बाद, पास होने के बाद देश में विवाद हुए, तो इसी को हम कहते हैं विवादास्पद संशोधन। तो ऐसे संशोधन जो लागू हो जाने के बाद इसमें विवाद क्रिएट कर दे, उसी को हम कहते हैं विवादास्पद संशोधन। तो ये कौन कौन से 3 हैं, तो याद रखना 38, 39 और 42। वो 3 संशोधन जिनके विवाद होने के बाद और जिनके लागू होने के बाद विवाद हुए, ये तीनों आपके अब तक के सबसे ज्यादा विवादास्पद संशोधन रहे हैं। और ये बात जो है कथन वो बिल्कुल सही है। 38, 39 और 42। 38 में क्या था और 39 में क्या था, 42 में क्या था, मैं आपको बता दूं, ये तीनों ही संशोधन जो थे ना आपातकाल के समय, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था ना, उस समय लागू हुए। जिसमें 38 जो कहता है वो आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति के लिए, आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति के साथ जोड़ जाएगी, इसके बारे में था, राष्ट्रपति के साथ। 39वां कहता है कि कोई भी व्यक्ति PM यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के खिलाफ वो चुनाव कैसे भी जीते,
उनके चुनाव जीतने के बाद वो उनके खिलाफ केस नहीं कर सकता। 39वां था, ठीक है। और 42 में तो कई सारे संशोधन हुए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसा कौन सा संशोधन है जो अपने आप में एक छोटा संविधान है, तो वो है 42वां संशोधन। और ये कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। आपातकाल कब लगा है? 1975 में, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, देखो पहला ऑप्शन तो पूरा सही है। 38, 39, 42 जो है ये अब तक के सबसे विवादास्पद संशोधन रहे हैं। और इस संशोधन ने संविधान में कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी बदलाव करने की मांग भी की थी। सही बात है, दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, सी ऑप्शन सही है इसका आंसर। अगला अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल है, यानी कि गलत है? राष्ट्रपति भारत में सरकार का नाम मात्र अध्यक्ष है, सही है, क्योंकि भारत में कौन से कार्यपालिका का रूप है? संसदात्मक व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था में क्या होता है? तो संसदात्मक व्यवस्था के अंदर, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है? हमारे पास प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होगा, राष्ट्रपति जो है वो आपका देश का मुखिया है, राष्ट्रपति सरकार का बस नाम मात्र का अध्यक्ष है। तो सही बात है भाई, राष्ट्रपति जो है अपना वो सरकार का नाम मात्र का अध्यक्ष, सही है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, याद रखना। राज्यों में राज्यपाल राज्य की प्रतिनिधि करता है, नहीं भाई ये गलत है। राज्यों में जो राज्यपाल है वो राज्य की प्रतिनिधि नहीं करता, बल्कि राज्यों में जो राज्यपाल होता है हमारा, ये केंद्र सरकार की तरफ से आता है। राज्यों में राज्य की प्रतिनिधि कौन करता है? वो तो वहां की राज्यसभा या फिर वहां का मुख्यमंत्री करेगा। तो ये जो ऑप्शन है आपका ये गलत है, ठीक है। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त क्या करते हैं? चुनाव के बारे में सब कुछ फैसला करते हैं, तो ये भी सही है। तो ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। अगला अगर बात करें, संविधान के मामले में जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत कठिन होता है, तो देखो संविधान दो तरह के होते हैं, कठोर और लचीला। ऐसे संशोधन जिनमें परिवर्तन करना कठिन होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम कहते हैं कठोर संविधान। कौन संविधान कहते हैं? कठोर संविधान। भारत का संविधान कठोर भी और लचीला भी है। लचीला इसलिए है क्योंकि कुछ परिवर्तन बहुत आसानी से पास हो जाते हैं, और कठोर क्यों है? क्योंकि कुछ परिवर्तन करने के लिए अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग हमें 3 चीजें पास करनी होती है। या तो सामान्य बहुमत, अगर आपसे पूछे ना भारत का संविधान कठोर क्यों है, तो आप लिखना कठोर इसलिए क्योंकि कुछ परिवर्तन जो है वो बहुत कठिनाई से होते हैं, जिसके बारे में विवरण कहां पर है? आर्टिकल 368 के अंदर, जिसमें 3 तरह की बातें कही गई हैं। समान बहुमत के द्वारा, समान बहुमत का मतलब होता है कि दोनों सदन में ना 50% से बस एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा वोट। विशेष बहुमत का मतलब होता है, अगर आपसे पूछे विशेष बहुमत क्या है, तो हम कहेंगे कम से कम 2/3 वोट। कम से कम कितना वोट? 2/3। और एक होता है विशेष बहुमत प्लस में आधे से ज्यादा राज्यों के विधायकों की सहमति, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आप, ठीक है। तो ये 368 के तहत आपको बताया जाता है। तो भारत का संविधान कठोर है, और क्यों कठोर है तो ये 3 पॉइंट आप लिख लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बात करें हम ये वाला। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ अलगाववादी आंदोलन हमारे ऐसे हैं, तो देखो कई जगहों पे अलग अलग अलगाववादी आंदोलन हुए हैं। अलगाववादी आंदोलन कौन से होते हैं? ऐसे आंदोलन जो एक देश में उस देश के सरकार के खिलाफ होते हैं। तो कई हैं, अब पहचानोगे कैसे? तो आपको एक बात तो पता है, 9वीं से पढ़ते आ रहे हो, श्रीलंका में तमिल और सिंहली। कुद्र जो है ना, कुद्र है आपका, कुद्र से पहले छोड़ दो, पहले बास्क की बात करते हैं। बास्क, तो बास्क स्पेन में, तो स्पेन में बास्क, श्रीलंका में तमिल, और आपका तो ऑप्शन देखो यहां चेक कर लो, डी का पहला, बी का तीसरा और ए का चौथा। तो क्यूबेकाइस कनाडा और कुद्र तुर्क, याद रखना। तो ऑप्शन सी आपका ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। तमिल श्रीलंका, बास्क कनाडा, क्यूबेकाइस, सॉरी एक गलती हो गया, मैं बता रहा हूं, सुना ध्यान से। तमिल श्रीलंका, क्यूबेकाइस आपका कनाडा, बास्क स्पेन और कुद्र तुर्की, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है एमसीक्यू के अंदर, कि 18वीं सदी में किन क्रांतिकारियों ने
जमींदारों, सामंतों, अभिजात वर्ग, अमीरों और राजा के खिलाफ विद्रोह करने के लिए किसकी मांग की? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारा। तो ये कौन सा है? फ्रांसीसी क्रांति। और याद रखना इसीलिए हमने ये तीनों वर्ड जो है वो कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। और इसे कब अपनाया अपने संविधान के अंदर? 42वें संशोधन के तहत अपनाया है। याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि हमने फ्रांस से क्या लिया तो हम कहेंगे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। कहां से? फ्रांस से लिया है, ठीक है। नाउ अगला अगर हम बात करें, अगला अगर बात करते हैं आपसे कि 19वीं सदी में एक महत्वपूर्ण विचारक थे जिन्होंने यह बात कही थी कि असमानता का मूल कारण निजी संपत्ति है। तो याद रखना, एक ही ऐसा विचारक है जिसने ये बात कही है कि भाई अगर असमानता को दूर करना है तो बंदों के हाथ से क्या छीन लो? बंदों के हाथ से प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन लो। और ये कौन थे? कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन आता है कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? तो हम कहेंगे मार्क्सवादी विचारधारा का अभिप्राय एक ऐसी विचारधारा से है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर देश में समानता चाहिए तो सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन करके सरकार को दे दो, सरकार सामाजिक कल्याण के लिए काम करेगी, ठीक है। तो ये कौन है? हमारे कार्ल मार्क्स है, ठीक है। ना अगला क्वेश्चन देखिए, अगर बात करें तो देखो, डैश को राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में प्रभावित करने वाला, वही है ना राष्ट्रवाद। क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सामाजिक समुदाय को पूर्ण तरीके से किसी की नागरिकता बनाता है। अगर मैं अपने देश से प्यार करता हूं तो ऑलरेडी इसका मतलब है कि मैं उस देश का नागरिक हूं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? एक ऐसी विचारधारा जिसमें व्यक्ति अपने देश के प्रति अपनी प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्र क्या होता है तो हम कहेंगे भैया राष्ट्र का मतलब उस भौगोलिक क्षेत्र से है, सुनना फिर लिख लेना, राष्ट्र का मतलब उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसमें तीन चीजें होती हैं: साझा विश्वास, भौगोलिक क्षेत्र होता है उसका एक, भौगोलिक क्षेत्र ये पूछ भी सकता है राष्ट्र के प्रमुख तत्व। तो साझा विश्वास, साझा भौगोलिक क्षेत्र होता है और एक साझी राजनीतिक आदर्श भी होता है, ठीक है। साझा विश्वास, भौगोलिक क्षेत्र, साझा राजनीतिक आदर्श और एक और चीज है इतिहास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे एक राष्ट्र के प्रमुख घटक बताइए। तो हम कहेंगे चार होते हैं कि कोई भी देश वो होता है इसका अपना खुद का इतिहास होता है। कोई भी देश जो है वो वहां के लोगों से बनता है और लोगों में विश्वास होना बहुत जरूरी है। कोई भी देश तो तभी होगा ना जो खुद का भौगोलिक क्षेत्र होगा, ऐसे इंडिया का एक भौगोलिक क्षेत्र ये, ठीक है। और ऐसे ही कोई भी देश तब बनता है जब वहां पे साझा राजनीतिक आदर्श हो, यानी कि एक ऐसी पॉलिटिकल वैल्यूज हो वहां पर, जैसे डेमोक्रेसी है, भारत के अंदर लोकतंत्र है, भारत के अंदर धर्मनिरपेक्ष है, ये सारी बातें हो, ठीक है। नाउ अगला अगर हम बात करें ये वाला क्वेश्चन, अक्सर स्थानीय लोगों के बीच अन्य राज्य या अन्य देशों के श्रमिकों के खिलाफ प्रतिरोध पैदा होता है। सही बात है ना। अक्सर जो होता है क्या होता है, जो स्थानीय लोग होते हैं जैसे कि बंबई वाले, तो बंबई वाले में ना बिहार का बंदा कोई जाएगा ना, बिहारी आ गया और उसको क्या बोला, बिहारी भाग यहाँ से, सही चीज। तो बंबई वाले ऐसे सोचते हैं ना कि बंबई बंबई करके लिए, बट भैया हम छी बिहारी। अब मैं आपको सही बात बताऊंगा, ये गलत चीज है, ठीक है। बिहारी के साथ करना गलत बात है। तो एक चीज मैंने फोकस करना आप कि बंबई वाले में ऐसा होता है कि बंबई में जाओ तुम बिहारी गए, अरे बिहारी को तो कुछ समझते नहीं है, तो वहां जाकर के अरे बंबई कर गए, हम तुम्हें नहीं कमान देंगे, मारते हैं, कई केस भी चलता है ऐसा। तो वही होता है कि कई स्थानीय देश ऐसे होते हैं या लोग ऐसे होते हैं, शासन ऐसे होते हैं, जो बाहर के लोग अगर वहां पे रहने आ जाएंगे ना, काम करने आएंगे मजदूर, तो उनको कहेंगे अरे ये गलत आ गया, इनको भगाओ, इनके खिलाफ विरोध करो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पता है किस बात का डर होता है, उनको इस बात का डर होता है कि वो जो लोग हैं वो उनकी सारी नौकरियों को छीन लेंगे उनसे। तो अतः दोनों ही सही है। विरोध इसलिए करते हैं उनको क्या डर होता है कि ये लोग हमारी नौकरियां छीन लेंगे। तो दोनों ही कथन सही है और कारण भी सही, इसकी व्याख्या कर रहा है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो इसको। नाउ आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ये देखिएगा, वेरी गुड, वाओ। नाउ अगर बात करें हम, जब तक मैं जीवित हूं मानवता पर देशभक्ति विजय नहीं होने दूंगा। ये बात कही है रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं मैं मानवता पर देशभक्ति पर मानवता पर देशभक्ति की विजय नहीं होने दूंगा। किसने कही है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अगर आपसे पूछे एक आपके थे प्रोफेसर लॉस्की, अगर आपसे पूछना प्रोफेसर लॉस्की, तो प्रोफेसर लॉस्की ने भी एक बात कही थी कि यदि हम एक सामाजिक कल्याण देश चाहते हैं तो समानता व न्याय दोनों या स्वतंत्रता एक साथ चलने चाहिए, ठीक है। ये लॉस्की ने कहा है। ना आगे बात करते हैं
अब यहां से क्वेश्चंस आ गए, वेरी गुड। अब आप लोगों से मजा आएगा भाई, डरना नहीं है, मैं ज्यादा क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं, सुनना, सुनोगे बेहतर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। पेपर खाली नहीं छोड़ना है आप लोगों को, कुछ भी हो जाए, ठीक है। नागरिक अडवाणी भैया। अगला, संविधान के कोई 2 काम बताओ, बताओ संविधान के कोई 2 काम। बहुत बढ़िया, एक और, वेरी गुड। देखो संविधान के कई काम है। संविधान का पहला काम होता है यह देश में सरकार की शक्ति तय कर देता है, पहला लिख लेना। दूसरा, संविधान का दूसरा काम होता है यह देश के सरकार के शक्ति तो बताता ही है, प्लस में उनके क्या कर्तव्य हैं उनको भी बताता है। तीसरा, संविधान मुझे मेरे अधिकार, संविधान देश के लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताता है। चौथा, संविधान देश में कानून व्यवस्था बनाता है, ठीक है। कई काम हो गए, सरकार का कर्तव्य, सरकार की शक्ति, कानून व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, ठीक है, प्लस में सरकार के जो अलग अलग स्तर होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके कर्तव्यों के बारे में बताता है। 5 बता दिए, 6 बता दूंगा, सुन लो, फोकस करके बस लिख के आना, छोड़ना नहीं है पेपर, ठीक है। नाउ अगला, विश्व में किन्हीं 2 प्रकार की कार्यपालिका के बारे में बताइए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कार्यपालिका के प्रकार विश्व में। तो विश्व में कार्यपालिका वैसे 3 प्रकार की होती है बहुआ, पता है आप लोगों को, मैं जानता हूं पता है। अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, और एक होता है आपका संसदात्मक, ठीक है। अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि देश में देश का भी मुखिया और सरकार का भी मुखिया कौन होता है, दोनों राजा होता है या फिर आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है। याद रखना, जैसे अमेरिका, ठीक है। तो याद रखना, अध्यक्षात्मक में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी कार्यपालिका का रूप जिसमें देश का भी मुखिया और सरकार का भी मुखिया कौन होता है, या तो राजा ही होगा या तो फिर राष्ट्रपति होगा। और अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि देश में भैया या तो प्रधानमंत्री भी होंगे और राजा रानी या फिर प्रेसिडेंट। राजा रानी और प्रेसिडेंट दोनों एक ही जैसे, याद रखना, राजा रानी भी होंगे और प्रेसिडेंट भी होंगे, और दोनों का जो पावर है वो बराबर होगा। अध्यक्षात्मक में क्या है, राजा भी होगा, राजा हो सकता है या तो राष्ट्रपति हो सकता है, और दोनों ही देश के भी मुखिया होंगे और सरकार के मुखिया होंगे। बट अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होगा कि प्रधानमंत्री भी होगा, राजा रानी या प्रेसिडेंट भी होगा, और दोनों के पास आधा आधा शक्तियां होगी। श्रीलंका के अंदर ऐसा चलता रहता है। और संसदात्मक आई लव माई इंडिया के पास है, भारत में यहाँ पे प्रधानमंत्री भी है और राष्ट्रपति भी है, पर यहाँ पे प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है और राष्ट्रपति देश का मुखिया है। तो समझ में आया ये चीज, क्लियर है? फिर से बता दूं क्या, बोलो? ठीक है बता देता हूं, देखो सुनो ध्यान से समझना, सिंपल सी चीज है बहुआ। अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि भाई प्रेसिडेंट होगा यानी राष्ट्रपति होगा या तो राजा रानी होंगे, ठीक है, और सारा पावर इसी के पास है, देश का मुखिया सरकार का मुखिया दोनों यही। अर्ध में क्या होता है आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति भी होगा, राष्ट्रपति होगा या तो राजा रानी होगा, ये तो होगा ही होगा, और इनके साथ एक और बंदा होगा, वो होगा प्राइम मिनिस्टर, और दोनों के पास बराबर शक्तियां होंगी श्रीलंका के अंदर। और संसदात्मक में क्या होता है, संसदात्मक में क्या होता है भाई, संसदात्मक में प्रधानमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है, और दोनों के पास जो शक्तियां होती हैं बराबर नहीं होती। यहां बराबर है, आधी आधी, अर्ध इसलिए नाम लिखा है। यहां पर प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है और राष्ट्रपति देश का मुखिया है। भारत देखते हो मोदी मोदी मोदी, प्रधानमंत्री देश का मुखिया, ज्यादा पावर, राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का होता है, वो देश का मुखिया है, ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे, बहुत बढ़िया भाई, अगला पूछता है क्या, भारतीय संविधान की सीमाएं बताए। भारतीय संविधान की सीमाएं बतानी है आपको, ठीक है। एक बार एक सेकंड आ रहा हूं, हाँ सॉरी बच्चों, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं क्या, एक बार पेन देना, थैंक यू, देखो ठीक है, तो सॉरी। तो अगर बात करते हैं भारतीय संविधान की क्या कमियां हैं, तो भारतीय संविधान की सीमाएं, क्वेश्चन अच्छा है, बच्चे भूल जाते हैं क्या लिखें। तो भारतीय संविधान की कई कमी है, वैसे क्वेश्चन ही 2 नंबर का है, बट मैं आपको बता दूं 2-3 कमियां बता देता हूं, 2 बताने हैं आपको। पहला कमी तो ये है हमारे पास, ये बहुत लंबा है और जटिल है, ठीक है, बहुत लंबा संविधान है अपना, ये तो आप जानते हो। दूसरा क्या है हमारे संविधान की कमी, ये है कि इसे कई देशों से उधार लेकर के बनाया गया है,
पर याद रखना उधार लेकर के बनाया गया, बट नेहरू जी ने इसके बारे में एक बात कही थी। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आप लिख सकते हो, पॉइंट बहुत अच्छा है। नेहरू जी ने ऐसा पता क्या कहा था कि देखो भैया, हमने अपना संविधान उधार लेकर नहीं बनाया, हमने अपना संविधान सीख लेकर बनाया, उधार नहीं सीख लेकर। समझ गए? 2 हो गए। तीसरा हमारे संविधान में कमियां पता है क्या है? हमारे देश की संविधान में तीसरी कमी यह है कि यह सबका प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी ये सबको रिप्रेजेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता ये सबको रिप्रेजेंट? क्योंकि आपको याद होगा संविधान सभा जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई है, ये किस मिशन के द्वारा आया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। किस मिशन के द्वारा? बहुत बढ़िया, कैबिनेट मिशन के द्वारा आया था। और कैबिनेट मिशन की अगर मैं बात बताऊं तो जब ये कैबिनेट मिशन आया था ना हमारे यहाँ मार्च 1946 में, तो जुलाई 1946 में चुनाव करवाए गए थे। चुनाव में संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? 389। और इस 389 मेंबर में से अगर हम कहेंगे तो इस 389 मेंबर में से जितने भी लोग चुने गए थे वो सभी जनता के द्वारा वोट देकर के नहीं चुने गए, यानी कि जनता ने नहीं चुना ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और चौथा ये भी हमारे पास के अंदर हम ये भी कमियां लिख सकते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति दी गई है, केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति दी गई है। ठीक है भाई, ये आपको पॉइंट समझना है। और केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति कैसे दी गई है? तो आर्टिकल 356 जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी भी राज्य में और मुख्यमंत्री का पावर खत्म। आर्टिकल 356 याद रखना इस चीज को। राज्यपाल का शासन, राष्ट्रपति का शासन लगाना हो तो आर्टिकल 356। अगला अगर बात करें बहुआ लोग तो देखो सार्वभौमिक नागरिकता, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा, डरना नहीं है जी। ठीक है, तो याद रखना सार्वभौमिक नागरिकता वैश्विक नागरिकता होती है। और सार्वभौमिक नागरिकता और वैश्विक नागरिकता में मतलब होता क्या है? देखो वैश्विक नागरिकता तो वसुधैव कुटुंबकम, ये वर्ड ऐड कर देना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। देखो सार्वजनिक, सार्वभौमिक या फिर वैश्विक नागरिकता का मतलब होता है कि एक ऐसी विचारधारा जिसमें अगर आप इंडिया के हो और इजराइल पे या फिर फिलिस्तीन पे कोई हमला हो रहा है, यूक्रेन पे कोई हमला हो रहा है, तो आप उनके लिए बुरा मानते हो, यार गलत हमला हो रहा है। आप क्या उनके हो? क्या आप पे बम गिरा? नहीं गिरा, बट आप उनके लिए फील करते हो। इसी को हम कहते हैं वैश्विक नागरिकता। यानी वैश्विक नागरिकता एक ऐसी परिभाषा है, एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंदर हम उस देश में नहीं रहते, फिर भी हमें उस देश के बारे में फील होता है। समझ गए? यानी एक ऐसी अवधारणा जिसमें व्यक्ति किसी अन्य देश में है परंतु फिर भी उसे दूसरे देश में होने वाले सही और गलत का फर्क पड़े, उसी को हम कहेंगे वैश्विक नागरिकता। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। अगला है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। आत्मनिर्णय सेल्फ डिपेंडेंट। आत्मनिर्णय मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। अब सेल्फ डिपेंडेंट क्या होता है बताओ? बहुत बढ़िया। देखो सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या है बच्चों, समझना ध्यान से। तो सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है मैं अपना फैसला खुद करूंगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, यही चीज है ये आत्मनिर्णय। तो याद रखना राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का मतलब क्या होता है? जब भी कोई देश अपना फैसला खुद ले, उसे किसी पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। समझ भाई, कोई भी देश जब ये मान ले कि भैया मैं अपना फैसला खुद करूंगा, मुझे किसी बाहरी लोलूपन जो अमेरिका लोलू बोलो किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना फैसला खुद करूंगा, यही हमारा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय होता है। समझ में समझाया? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। देखो 11वीं के बच्चे हो, पेन हाथ में मिल जाए, सफेद कागज मिल जाए ना, भर दोगे आप लोग पूरा। मुझे उम्मीद है, मैं भरोसा करता हूं लोगों के ऊपर। ठीक है, छोड़ना नहीं, पेपर लिख के आना है। अगला धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा आपसे, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष वर्ड, ये हमारे संविधान में जोड़ा कब गया है? तो पंथनिरपेक्ष वर्ड जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है 42वें संशोधन के तहत 1976 में। याद रखना ये बात, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भैया राज्य या सरकार किसी भी धर्म को महत्व नहीं देगी, सभी धर्म उसके नजर में क्या होंगे? एक समान होंगे, वो किसी भी धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देगी। समझना है भाई? धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देना, सबको एक समान समझना। अब धर्मनिरपेक्ष की विशेषता क्या होती है या धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा होता है? जहां सरकार के लिए क्या हो? जहां सरकार के लिए सभी धर्म क्या हो? जहां सरकार के लिए सभी धर्म समान हो। सरकार किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, यहां पर संविधान में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है।
ठीक है, इसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है भाई, और प्लस में जहां पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में आपको धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, और जहां पर इवन अल्पसंख्यक जो होते हैं, माइनॉरिटीज, उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत आजादी है। मंगल भवन अमंगलहारी, सुनते हो ना, बहुत सुनते होगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, समझना ध्यान से, भारतीय संविधान में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का संविधान उधार का कटोरा है क्यों, फूलों का गुलदस्ता है क्यों? भारत संविधान भाई ऐसा है, उधार लेकर बनाया गया क्यों? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो भारत का संविधान उधार लेकर नहीं बनाया गया बच्चों, हमने सीख लेकर बनाया है। कोई बोले तो हंस मत देना चुपचाप कि हाँ भैया हम तो भिखारी हैं, नहीं हम भिखारी नहीं थे, हमने उधार नहीं लिया है, हमने सीख लिया है। जिनके में कोई कमी थी वो पट्टे पर है, हमें लिखना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं कि भारत के संविधान को उधार का कटोरा क्यों कहते हैं, क्योंकि कई कारणों से। हमने इंग्लैंड से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है हमने, तो हमने ब्रिटेन से लिया है संसदात्मक व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था भी पढ़ाया ना मैंने, उसके बारे में, ये हमने यहाँ से लिया है। एकल नागरिकता, ये हमने यहाँ से लिया है। कानून का शासन, कानून का शासन, ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये भी हमने यहीं से लिया है। फिर अगर बोलता है जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल, इमरजेंसी के बारे में। फिर अगर आपसे बोलता है ऑस्ट्रेलिया से आपने क्या लिया है, तो हम कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है क्या, समवर्ती सूची। क्या लिया है हमने, समवर्ती सूची। फिर आपको बोलेगा कि भाई बताओ हमने अमेरिका से क्या लिया है, तो हमने अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार। क्या लिया हमने अमेरिका से, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का कर्तव्य, ये सब हमने यहाँ से लिया है। फिर अगर आपसे बोले कि भाई बताओ संविधान में संशोधन करना है, संविधान में संशोधन करना है, तो ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है कहाँ से, अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, पॉइंट को नोट कर लो, रट लो, कुछ भी करो, पास होके आओ भाई अच्छे नंबर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे बोलता है ना समानुपातिक प्रतिनिधि, समानुपातिक प्रतिनिधि और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि अधिक वोटों से विजय की प्रणाली, ये हमने भैया कहां से लिया है, तो याद रखना, सॉरी ये बात, इन दोनों में क्या अंतर है। तो समानुपातिक चुनाव प्रणाली में क्या होता है, तो इसके उपयोग हम करते हैं अपने देश में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, इसका हम उपयोग करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनावों में, यानी लोकसभा और लोकसभा और सॉरी अब ये भी कह सकते हो कि हम इसे, इसका चुनाव हम राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए करते हैं, इसका हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जनता जो है वो प्रतिनिधि को वोट नहीं देती, बल्कि जनता इसमें राजनीतिक दलों को वोट देती है। किसको वोट देती है, दलों को वोट। पर हम इसमें क्या करते हैं, प्रतिनिधि को वोट देते हैं। किसको वोट देते हैं, प्रतिनिधि को। यहाँ पर जनता दलों को वोट देती है, यहाँ पर हम प्रतिनिधि को वोट देते हैं। ठीक है, ज्यादा खर्चीला, इसमें कम खर्चा आता है, इसमें ज्यादा खर्चा आता है। ठीक है, सरल कौन सा है, सरल तो ये है भाई जो ज्यादा वोट देगा जीत जाओगे। यहाँ पे मैथ की कैलकुलेशन है तो ये थोड़ा सा कठिन होता है, रट लो भाई इनको। 1 2 3 4 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो फटाफट। ठीक है ना, अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बारे में बताइए। देखो 73वां संशोधन और 74वां संशोधन याद रखना, दोनों ही संशोधन जो हैं आपके वो 1992-93 में हुए हैं। कौन सी समिति के द्वारा, और ये दोनों किस संबंधित हैं, ये दोनों संबंधित है स्थानीय सरकार से। किससे, स्थानीय सरकार से, लोकल गवर्नमेंट से। और कौन सी समिति के द्वारा आया था, तो समिति का नाम याद रखना, पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति। ठीक है, और 73वां किससे रिलेटेड है, ग्राम पंचायत से। किससे रिलेटेड है, ग्राम पंचायत से। 74वां किससे रिलेटेड है आपका, नगर पालिका, एमसीडी। किससे रिलेटेड है आपका, नगर पालिका, एमसीडी से। ठीक है, 73वां संशोधन क्या कहता है, तो 73वां संशोधन कहता है भाई ग्राम पंचायत के बारे में, 74वां कहता है आपका नगर पालिका के बारे में। एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा,
73 में इसमें भी क्या है और दोनों में क्या है, तो दोनों ने ही कहीं ना कहीं महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षण किया है। और दोनों का ही अगर हम चुनाव की बात करें तो इसका भी चुनाव कौन करता है, तो राज्य चुनाव आयोग। कौन करता है, राज्य चुनाव आयोग करता है। ठीक है, दोनों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग, पूरे देश का चुनाव चुनाव आयोग, इसका चुनाव राज्य चुनाव आयोग करेगा। और दोनों को दोनों का देखो, ग्राम पंचायत अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना स्थानीय सरकार को किस सूची में रखा गया है, तो स्थानीय सरकार को रखा गया है राज्य सूची के अंदर। किसके अंदर, राज्य सूची के अंदर, यानी राज्य सरकार की सूची जो है ना उसी के अंदर इसको रखा गया है। और अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ ले बउआ कि क्योंकि राज्य सरकार की सूची के अंदर आता है तो पैसे का लेन देन का हिसाब, तो पैसे के लेन देन के हिसाब के लिए इनके लिए एक सूची, इनके लिए एक आयोग बनाया गया है और उस आयोग का नाम है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो बहुत सी हो गए, पहला डेट कब आया, ठीक है, कौन समिति के द्वारा आया, ये ग्राम पंचायत से, नगर पालिका से, 1/3 दोनों में आरक्षण है, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, इनका पैसों का हिसाब किताब कौन रखता है, राज्य वित्त आयोग, और इनका चुनाव कौन करता है, राज्य चुनाव आयोग करता है। स्क्रीनशॉट लेना, समझ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे। अगला, अगर अब आपसे पूछता है भाई कि राज्य वित्त आयोग क्या है, देखो राज्य वित्त आयोग में राज्य वित्त आयोग स्थानीय सरकार का चुनाव राज्य स्तर पर करवाने के लिए एक अलग से स्तर बनती है राज्य चुनाव आयोग। स्थानीय सरकार का जो एमसीडी होता है, नगर पालिका होती है, वार्ड मेंबर होती है, इन सब का चुनाव कराने के लिए राज्य स्तर पर एक आयोग बनाया गया, उसका नाम है राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, और वही राज्य वित्त आयोग क्या होता है, तो मैंने कहा ये है तो राज्य सूची के अंदर आते हैं स्थानीय सरकार। अब कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में कोई मतभेद हो जाए पैसों को लेकर के, तो इसलिए इनका देखरेख कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। अगर चुनाव आयोग के कार्य बता दे तो सेम वही कार्य हैं जो चुनाव आयोग के होते हैं ना, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाना, चुनाव चिन्ह आवंटन करना, प्रचार प्रसार की तिथि, ये सब कुछ, आचार संहिता, ये सब वही सेम है जो चुनाव आयोग का काम है। ठीक है, रटना नहीं है, समझ लो बस। ठीक है, आगे अगर बात करें, आगे आपसे बोलेगा किन्हीं दो बिंदुओं को स्पष्ट करें कि हमें राजनीति विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन रटाऊंगा नहीं, सिंपल बताऊंगा, हमें राजनीति विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, चैप्टर के नाम खोलो, आंसर लिख दो। चैप्टर के नाम, हमें राजनीति विज्ञान पढ़ना चाहिए ताकि हमें सरकार के बारे में पता चल सके, हमें सरकार के स्तर, कार्यपालिका, सरकार के स्तर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बारे में पता चल सके, हमें सरकार के अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में पता चल सके, उनकी शक्तियों के बारे में पता चल सके, हमें हमारे अधिकारों के बारे में पता चल सके, हमें मौलिक अधिकार के बारे में पता चल सके, हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इन सब के बारे में पता चल सके, चैप्टर के नाम। और इसी से रिलेटेड अगर ये भी क्वेश्चन आता है ना, हम राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, तो कुछ नहीं है, चैप्टर के नाम याद कर रखे हैं ना, वही लिख लो। हम राजनीतिक सिद्धांत इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें समानता के बारे में पता चल सके, स्वतंत्रता के बारे में पता चल सके, और सबके बारे में लिख देना, पॉइंट लिख देना, समानता के बारे में तो समानता के बारे में पॉइंट लिख देना, इसी प्रकार के ये सब कुछ, न्याय के बारे में जानकारी मिल सके, न्याय के प्रकार, स्वतंत्रता के बारे में प्रकार, ये सारे। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात कर सके, चैप्टर के नाम करो, नंबर कहीं नहीं कटने वाले। ठीक है, नाउ अगला बताते हैं भारत। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्यों होती है, तो भारत में देखो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पे भाई वो किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, बट फिर भी कोई ऐसे केसेस हैं जहां पर भारतीय धर्मनिरपेक्ष की नीति को लोग आलोचना करते हैं, इसकी बुराई बोलते हैं। तो किसी कारण से, तो इसके पीछे कई कारण है भाई। पहला तो भाई ये है कि ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो धर्मनिरपेक्ष है ना, इसमें सभी धर्मों को समान समझ लिया गया। अब हम इंडियन हिंदू, हमारी संख्या ज्यादा है, तो जो कट्टर हिंदू होंगे ना वो सोचेंगे अरे भाई हम हिंदू हैं, सनातनी, तो भैया हम सनातनी तो हमें ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए, मुस्लिमों, सिख, इन सबको क्यों बराबर अधिकार दे रहे हो, हमारे धर्म को राजधर्म बना दो, इसलिए लोग आलोचना करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है, सही चीज। तो वही हमारे पास, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना करने का पहला कारण यह है कि इसमें बहुसंख्यकों को लगता है, बहुसंख्यकों को यानी जैसे हिंदू, उनको लगता है कि यह है अल्पसंख्यक, जैसे मुस्लिम, सिख, जैन, अल्पसंख्यकों की अधिकारों को बढ़ावा दे रहा है, बढ़ावा देता है। दूसरा, लोग धर्मनिरपेक्षता की आलोचना इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह केवल वोट बैंक की राजनीति है, वोट बढ़ाने का एक तरीका है। ठीक है। तीसरा, लोग धर्मनिरपेक्षता की आलोचना इसलिए भी करते हैं क्योंकि इससे देश में सांप्रदायिकता के दंगे खत्म तो नहीं हुए, ठीक है। तो कई कारण है कि लोग जो है वो
किसके बारे में धर्मनिरपेक्षता की आलोचना करते हैं? पहला कि ये जो है भाई अल्पसंख्यक के अधिकारों की पैरवी करता है, ये केवल वोट की राजनीति है, इससे देश में सांप्रदायिक दंगे अभी तक खत्म हुए नहीं है। और लोग ये भी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो है वो केवल कागज में कई बातें हैं, इसको अगर चाहिए तो और अच्छे तरीके से लागू किया सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में लोग आलोचना इस कारण से करते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना। अगला अगर हम बात करें, ठीक है, वो नोट कर लेना पॉज लेकर के वीडियो। अगला देखो, ये पैसेज वाला मैं नहीं कराऊंगा, इनको पैसेज में तुम लोग पहले से महारत हो, मैं तुम पे पूरा भरोसा है। ठीक है, मैसेज भाई पैसेज के अंदर तुम लोग बहुत हो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जरा ये मैप बता दूं, तैयार हो मैप के लिए? ठीक है, तो मैप के लिए भाई फटाफट बता देते हैं। दक्षिण पश्चिम भाग का एक द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका जहां पे 2 सदन है, दक्षिण पश्चिम। अब भाई मैप में इतना तो पता होना चाहिए, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो दक्षिण पश्चिम में आपको पता है ना कर्नाटका भी है, पर कर्नाटक में तो कुछ है नहीं, तो ये हो गया महाराष्ट्र। कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। ठीक है, पूर्वी भारत का एक द्विसदनात्मक, पूरब में एक द्विसदनात्मक कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन सब में तो नाम है ही आपके, तो ये बिहार में हो गया। ठीक है, फिर अगर आपसे बोले उत्तर भारत, उत्तर भारत का एक सदन वाला, उत्तर भारत में ये हो गया आपका उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, फिर अगर आपसे बोलता है क्या? दक्षिण भारत का एक सदन वाला, तो दक्षिण भारत में याद रखना भाई, तो मैप में कुछ नहीं भाई, आपको कुछ नाम पता होना चाहिए। देखो इधर वाला केरल, ये तमिलनाडु, ये कर्नाटका, ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका अमरावती, क्या कहते हैं, तेलंगाना, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका उड़ीसा हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, बाजू में दिल्ली हो गया, इधर हरियाणा हो गया, इधर पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको नाम याद रखने होंगे, बहुत ईजी चीज है ये। नाउ आगे अगर हम बात करते हैं, आगे अगर हम बात करें, अच्छा देखो ये चित्र देखना, इस चित्र में देखो क्या बोला गया है। तो ये जो चित्र है आप देख रहे हो यहाँ पर ना, ये मास्टर जी हैं, ये मास्टर जी जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक ऐसा टेस्ट देना होगा और आप सबको उस पेड़ पर चढ़ना होगा। अब भाई इस पेड़ पर चढ़ेगा हाथी तो चकरा जाएगा ना भैया, कैसे चढ़े इस पेड़ पर, कैसे चढ़े इस पेड़ पर बताइए? ठीक है भाई, तो ये इस कार्टून में क्या परीक्षा ली जा रही है? तो वृक्षारोहण की, किसकी? पेड़ पे चढ़ने की। इस प्रकार के चयन में किस प्रकार का भेदभाव है? सभी के लिए एक ही चयन की प्रक्रिया, सभी के लिए अलग चयन की प्रक्रिया, सभी के लिए कठिन चयन, सभी के लिए आसान चयन। तो भाई ये एक भेदभाव है, सभी के लिए एक ही चयन की प्रक्रिया तो गलत है ना। अब ये तो ठीक उसी प्रकार से हो गया कि मैं कहूं विराट कोहली को यहाँ पे दिलाऊं और विराट कोहली के साथ मैं कहूं कि भाई युजवेंद्र चहल, दोनों मारो छक्का, कौन जीतेगा? कुछ बंदे कह रहे हैं विराट कोहली, तो भाई साइड के बोलते क्या उठ जाएगा। अगला, यह चयन किसके लिए सबसे अधिक है? अब भाई कौन मछली चढ़ेगी? बंदर चढ़ेगा, हाथी चढ़ेगा, मेंढक चढ़ेगा? बंदर चढ़ जाएगा, बंदर तो जीत गया। इस चयन में किस प्रकार न्यायपूर्ण बनाया जा सकता था? तो न्यायपूर्ण कब बनता? तो अगर हम समान परीक्षा द्वारा नहीं, असमान परीक्षा द्वारा नहीं, शक्ति आधारित परीक्षा द्वारा नहीं, योग्यता आधारित परीक्षा द्वारा, जो व्यक्ति जिस चीज के लिए योग्य है उससे वो वाली परीक्षा लो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अंधों के लिए, कौन कौन है अंधा? हमें। समानता क्या है? तो समानता तो पता है, समानता एक ऐसी विचारधारा है इसमें हर एक व्यक्ति समान होता है, हम किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं करते। हमारे संविधान के अनुसार किस प्रकार का भेदभाव वर्जित है? तो हमारे संविधान के अनुसार भाई लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव करना वर्जित है। कोई एक उदाहरण दीजिए जिसमें विशेष सहायता से समानता बढ़ रही है, कोई एक उदाहरण दीजिए जिसमें विशेष सहायता से समानता बढ़ रही है। आप देखोगे तो आरक्षण के द्वारा अगर हम बात करते हैं ना, आरक्षण के द्वारा जिसका समानता बढ़ रही है, एससी वालों को, ओबीसी वालों को पहले उन लोगों को ना नीचे बैठा दिया जाता है, वहां बैठ वहां पे नीचे, और अब इन लोगों को समानता बढ़ाया जा रहा है, इनको आरक्षण दिया, हमने रिजर्वेशन दिया, ये लोग साथ में कदम बढ़ा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, तो इसके कारण आरक्षण के द्वारा। असमानता के उदाहरण लिखिए, तो असमानता का उदाहरण मैं बताऊं क्या है? तो असमानता का उदाहरण क्या होता है? ऊंची जात वाले जो होते हैं वो नीची जात वालों के साथ बुराई करते हैं। ठीक है, ये असमानता है। ठीक है, अगला अगर आपसे पूछता है भारतीय संसद के कार्य, संसद का कार्य बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। संसद के कार्य भाई देखो, संसद के कई सारे कार्य हैं। पहला ये चुनाव करता है, चुनाव संबंधी कार्य तो पता है आपको, राष्ट्रपति का चुनाव करना हो ये करेगा, राज्यसभा में चुनाव करना हो ये करेगा। दूसरा बजट संबंधी कार्य, बजट पास करता है ये। तीसरा संसद का काम ही क्या है? कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। चौथा संसद का एक और काम क्या होता है? संसद का एक काम होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, कार्यपालिका पर कंट्रोल करता है,
कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है। फिर अगर हम पांचवा बताए तो ये क्या है, बहस का मंच प्रदान करता है। जो विपक्षी नेता होता है ना, बहस का मंच, तो बहस का मंच है ये, ठीक है। संसद का एक और काम क्या होता है, तो संसद जो है वो संसद में महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग पता है क्या होता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो, वो भी यहीं पर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 काम हो गए, काफी है, आप लोग लिख सकते हो इसके बारे में। चुनाव संबंधी काम, बजट संबंधी काम, कानून का निर्माण, कार्यपालिका पर कंट्रोल करता है, बहस का मंच है और किसी को पद से हटाना है तो वो भी यहीं पर ही होगा बउआ जी, ठीक है ना। और संविधान में संशोधन करना, ये तो कैसे भूल सकते जी, सॉरी माफ कीजिएगा, संशोधन भी करता है, संविधान में परिवर्तन करना हो तो भी यहीं पर होगा, ठीक है ना। अगर अगला करें हमारे पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के किन्हीं 3 बिंदु का। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से लिखना कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 अधिकार क्षेत्र हैं। एक होता है आपका मौलिक अधिकार क्षेत्र, और एक होता है आपका अपीलीय अधिकार क्षेत्र, याद रखना। ओरिजिनल और आपका होता है एपीलिएट अधिकार क्षेत्र। तो 2 अधिकार क्षेत्र हैं, मौलिक अधिकार क्षेत्र और अपीलीय अधिकार क्षेत्र। मौलिक अधिकार क्षेत्र में इनके काम पता है क्या होते हैं, देखो मौलिक अधिकार क्षेत्र में इनका काम है कि भाई राज्य सरकार, ये क्वेश्चन अच्छा याद रखना, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, मतलब मौलिक अधिकार क्षेत्र में ये कौन सा काम करते हैं, तो मौलिक अधिकार क्षेत्र में ये काम करते हैं क्या कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई विवाद हुआ तो उस विवाद को सुलझाना हो तो ऐसे करेंगे। दूसरा, मौलिक अधिकार क्षेत्र में ये किसी के नागरिकों का अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो भी ये उसके लिए काम करते हैं। और अपीलीय क्षेत्र अधिकार का मतलब क्या होता है, तो याद रखना जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अपील करने की सबसे आखिरी चीज है। अगर आपको अधीनस्थ न्यायालय में न्याय मिला तो आप जिला न्यायालय जाओगे, जिला न्यायालय में नहीं मिला तो आप कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट में, और अगर हाई कोर्ट में नहीं मिला तो कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे ना। और सुप्रीम कोर्ट के बाद कहाँ नहीं मिला तो भाई ऊपर जाओगे, मर जाओगे भाई, ठीक है। तो अपीलीय क्षेत्र अधिकार की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 बातें होती हैं आपकी। पहला होता है नियमित अपील। देखो नियमित अपील का तो मतलब यही है जो मैंने अभी बताया आपको, सीढ़ीनुमा, कि इस कोर्ट में नहीं मिला तो वहां जाओ, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट जाओ। और अगर एक होता है आपका जनहित याचिका अपील। जनहित याचिका अगर क्वेश्चन आए तो मैं इसको देखो लिखूंगा नहीं, मैं मुंह से बता रहा, सुनना। जनहित याचिका क्या होती है, तो कुछ समस्या या कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति के साथ नहीं हुए बल्कि पूरे समाज के लिए नुकसानदायक है। और ऐसे केस में जो व्यक्ति जिसके साथ अत्याचार हुआ है, अगर वो अदालत के समय में नहीं जा रहा ना, तो आप इसे सोशल इश्यू बता करके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जनहित याचिका का मतलब क्या है कि ऐसी समस्या जिसपे किसी एक व्यक्ति के साथ भले वो टॉर्चर हुआ हो बट वो समस्या पूरे समाज के लिए है, तो ऐसे में कोई व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के संदर्भ में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। ऐसे किन्हीं 3 प्रावधानों को समझाइए जो ये साबित कर सकें कि भारत एक मजबूत केंद्र सरकार संघ है। देखो भारत एक संघवाद देश है। संघवाद का मतलब समझते हो कि यहाँ पर सरकार की शक्तियों को, केंद्र सरकार की शक्तियों को अलग अलग स्तर पर बांट दिया गया है। जैसे अगर पूछे संघवाद क्या है, तो संघवाद का मतलब यह है कि केंद्र सरकार की शक्तियों को अलग अलग स्तरों पर बांट देना, जैसे राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है। बट अगर मैं बात बताऊं तो भारत एक ऐसा देश है जो संघवाद तो है बट फिर भी हमें लगता है कहीं कहीं पर ये केंद्र संघ ज्यादा है। केंद्र संघ का मतलब होता है कि केंद्र सरकार की तरफ इसका जो कंट्रोल है, झुकाव है, वो ज्यादा है। तो ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है, तो हम कहेंगे भाई देखो भारत एक संघवाद वाला देश है जहां पर सरकारी शक्तियों को अलग अलग स्तर पर बांट दिया गया है, बट कई पहलू ऐसे लगते हैं जहां पर हमें लगता है कि केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दे दी गई हैं, उसी के बारे में बताना है। तो भाई जैसे मैंने बताया ना आर्टिकल 356 जिसके अनुसार ये जो है केंद्र सरकार वो कभी भी क्या कर सकती है, देश के अंदर राष्ट्रपति शासन, राज्यों में क्या लगा सकती है, तो आर्टिकल 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दो। और राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया ना तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे वो अपनी सारी शक्तियां खो देंगे और सारी पावर किसके पास आ जाएगी, केंद्र सरकार के पास। तो इसलिए हम कह सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें भारत एक संघवाद देश होते हुए भी हमें लगता है कि यहाँ पर केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दे दी गई हैं। क्यों? क्योंकि जो इसकी संघ सूची है ना, संघ सूची में कई विषय ऐसे हैं जो किसके लिए हैं, केवल केंद्र सरकार के लिए। प्लस में समवर्ती सूची में भी भैया, समवर्ती सूची में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, तो वहां पर भी इन्हीं के लिए कुछ ज्यादा पैरवी दे दी गई है। तो यानी केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां भी दी गई हैं। और तीसरा, हम कहेंगे कि भैया केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा झुकाव हमें इसलिए दिखता है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राज्यों के अंदर, और राज्यपाल के द्वारा ये लोग क्या करते हैं, राज्य सरकार के ऊपर
कंट्रोल करके रखते हैं। तो आप ये 3 पॉइंट लिख देना, राज्यपाल की नियुक्ति के द्वारा राज्य सरकार के ऊपर कंट्रोल करना, 356 लगा करके राष्ट्रपति शासन लागू करके राज्य सरकार की शक्तियों को ही खत्म कर देना, और सम सूची और समवर्ती सूची में भी केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। अगला अगर हम बात करते हैं, ये तो वो आपका अच्छा, भारत की संघीय व्यवस्था में कुछ टकराव है, वही ये टकराव का मतलब वही है कि ये केंद्र सरकार को ज्यादा पैरवी करता है। अब क्वेश्चन है हमारे पास, हम समानता का समर्थन कैसे कर सकते हैं? तो आप समानता का समर्थन कैसे कर सकते हो? तो हम कई तरीके से कर सकते हैं। लोगों के साथ कोई भेदभाव ना करें, ठीक है। तो आपको बताना है हम समानता का सपोर्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम समानता का समर्थन कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे अपने समानता के अधिकार का पालन करके, समानता अधिकार का पालन करके, ठीक है। दूसरा, हम समानता का पालन या समर्थन कर सकते हैं, एक तो समानता अधिकार का पालन करो, प्लस में और किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना करें, ठीक है। तीसरा, शिक्षा को महत्व देकर के भी समानता को बढ़ाया जा सकता है, और प्लस में शिक्षा को महत्व देकर के किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना करना, समानता के अधिकार का पालन करके, प्लस में लोगों को भी जागरूक करके कि भैया लोगों को जागरूक करो कि भैया भेदभाव करना बहुत गलत बात होती है और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम समानता का समर्थन इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास होता है आर्थिक समानता, वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। मैंने आपको बताया था समानता जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। समानता जो है आपके, समानता कई प्रकार के होते हैं। देखो, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार सभी में यही है। राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और आपका सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता क्या कहती है कि आपको चुनाव लड़ने का और वोट देने का अधिकार है सभी को। आर्थिक समानता कहती है कि हर एक व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए नौकरी करने का, रोजगार पाने का पूरा अधिकार है। और सामाजिक समानता क्या कहती है कि समाज में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बात ये। और आर्थिक समानता आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छा लाइफ स्टाइल रखे। आर्थिक समानता क्या है? आर्थिक समानता का अभिप्राय एक ऐसी समानता है जिसमें व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए कमाना चाहता है, उसे कमाने से कोई रोकेगा नहीं, अपना जीवन बेहतर करे, अपने जीवन के लिए बेहतर अवसर ढूंढे, ठीक है। अब अगर हम बात करें, और आर्थिक समानता आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। क्यों बन चुका है ये महत्वपूर्ण? क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए, अच्छे सपने देखने के लिए अच्छा घर बंगला लेना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए तो आपको इसमें ऐसे प्रकार से लिख सकते हो उसको, ठीक है। नाउ अगर हम बात बताएं तो देखो, जॉन रॉल्स का सिद्धांत, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या भी करनी है। तो देखो, पहला अगर हम हमसे बोलते हैं, 2 क्वेश्चन पूछा है, न्यायपूर्ण वितरण का मतलब क्या है? तो हम कहेंगे भैया न्यायपूर्ण वितरण, सबसे पहले न्यायपूर्ण वितरण यानी अच्छे से बंटवारा करना। देखो, न्यायपूर्ण वितरण का मतलब यह है कि सरकार के पास जो भी संपत्ति या जो भी संसाधन है ना, वो उसे इस प्रकार से बांटे कि जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उसे वो मिले, ठीक है। कोई व्यक्ति छूट ना जाए और किसी का कोई भेदभाव ना हो। और वही दूसरा, जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत क्या है? तो जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत मैंने कई बार बताया है, यह है अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत। अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत यानी ये ऐसा सिद्धांत कहता है कि अगर हम ये भूल जाएं कि हम किस धर्म, जाति या लिंग से बिलोंग करते हैं, तो ये ऐसी स्थिति होगी जब देश में कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर हम भूल जाएं कि हम किस धर्म, जाति से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि जॉन रॉल्स को लगता है ना कि जो समाज में भेदभाव है जैसे इसी कारण है क्योंकि हमारे मन में भावना है कि मैं तो ऊंचे धर्म का हूं, मैं तो ऊंची जाति का हूं, मैं ऊंचे लिंग, मैं पुरुष हूं, ठीक है। अगर हम ये भूल जाए ना कि हम किस जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हम ऐसी स्थिति में होंगे जब कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और मुक्त बाजार बनाम राज में हस्तक्षेप। तो मुक्त बाजार क्या होता है? देखो, नाम है मुक्त बाजार वो होता है जहां पे सरकार जो है वो किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करती। यहाँ पर सरकार छूट देती है, ज्यादा समानता होती है, सरकार पीछे हटती है थोड़ा सा। और राज्य में हस्तक्षेप नाम से पता चला है। राज्य में हस्तक्षेप का मतलब क्या है कि एक ऐसी स्थिति है जहां पे सरकार जो है ज्यादा इंटरफेयर करती है, सरकार स्वतंत्रता को थोड़ा सा कम कर देती है, ठीक है। सामाजिक कल्याण के लिए सरकार ज्यादा बाध्य करती है, ठीक है। यहाँ पर सामाजिक कल्याण उतना नहीं हो पाता क्योंकि जब सरकार पीछे हट जाएगी ना, तो हर प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट जो कंपनियां होंगी वो अपने फायदे के लिए काम करती रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। और इसी के साथ आपका ये सैंपल पेपर जो है खत्म हो गया। बेटा देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन जो मैं लिखवाए नहीं, मैंने बस आपको बोला है टाइम आपका कल है पेपर, तो प्लीज इस चीज को सुनना, 2 बार हो सके वीडियो देखना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज पेपर अच्छा देना, छोड़ के मत आना।